तो अभी ह्यूमन फिजियोलॉजी में नेक्स्ट चैप्टर चालू करते हैं, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का PYQs. ओके. तो द फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर इज जो 2022 का है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम को मतलब हम लोग को जो ट्रेकिया, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, उसको वो सिस्टम को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. एक होता है कंडक्टिंग पार्ट और एक होता है नॉन कंडक्टिंग पार्ट. नॉन कंडक्टिंग पार्ट मतलब एक्सचेंज पार्ट बोल सकते हैं आप उसको, एक्सचेंज या रेस्पिरेटरी पार्ट. रेस्पिरेटरी डिफरेंस क्या होता है, कंडक्टिंग पार्ट सिर्फ एयर को अंदर लेके आएगा, रेस्पिरेटरी पार्ट पे O2 CO2 का एक्सचेंज होगा. O2 अंदर जाएगा और CO2 बाहर आएगा, तो एक्सचेंज होगा ये एक्सपिरेटरी पार्ट में, जो कि होता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल, सॉरी एल्वियोलाई डक्ट और एल्वियोलाई और एल्वियोलाई डक्ट में ही रेस्पिरेशन होता है. बाकी सब कंडक्टिंग पार्ट होता है टिल टर्मिनल ब्रोंक्यूल. ओके. तो इनहेल्ड एयर को मॉडिफाई, ह्यूमिडिफाई करता है, बराबर है. टेम्परेचर ऑफ इनहेल्ड एयर इज ब्रॉट टू द बॉडी और टेम्परेचर, ये भी बराबर है. प्रोवाइड सरफेस फॉर डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2, इसका नाम ही कंडक्टिंग है, खाली कंडक्ट करेगा, एक्सचेंज नहीं करेगा, तो ये रॉन्ग हो गया. इट क्लियर्स द एयर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स, ये भी करेक्ट. तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट इज सिलेक्ट द करेक्ट इवेंट्स दैट अकर्ड ड्यूरिंग इंस्पिरेशन. देखो इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन दो इवेंट्स होते हैं. ओके. उससे इंस्पिरेशन जानते हैं सबसे पहले. इंस्पिरेशन के लिए क्या क्या होना चाहिए, इंस्पायर करने के लिए देखो हमें पता है एयर फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये पता है. एयर फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. तो बाहर का एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते, हम इंट्रापल्मोनरी प्रेशर चेंज कर सकते हैं. कैसे, बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वॉल्यूम. हमें पता है P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम फ्रॉम रियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू NRT. ये सब अगर कांस्टेंट ले ले ये पूरा, तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, ये हमें पता चलता है. तो अगर हमें प्रेशर घटाना है, तो बाहर के एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते, हमें इंस्पायर करना है. तो बाहर का ज़्यादा होना चाहिए, अंदर का कम, तभी बाहर से एयर अंदर आएगा लंग्स का. तो लंग्स का प्रेशर क्या होना चाहिए, कम. ये लंग्स का कंडीशन होना चाहिए, ये एयर का कंडीशन होना चाहिए. पर एक्सपिरेशन उल्टा करेंगे, अभी इंस्पिरेशन का दिखता है. तो प्रेशर कम होना चाहिए, तो प्रेशर कम होगा मतलब क्या, वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए. तो वॉल्यूम कैसे बढ़ाएंगे, अभी रिपकेज का देखो, रिपकेज का बोलो, लंग्स का वॉल्यूम कैसे बढ़ाएंगे. जो लंग्स है सबसे पहले तो दो चीज़ें काम करती है इसमें, समझो ये आपका लंग्स है और ये आपका डायफ्राम है. ये रिलैक्स स्टेट में, डायफ्राम डोम शेप्ड में, जब ये डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करके पतला सा हो जाएगा, तो जब ये पतला सा हो जाएगा तो इतने एरिया में फिर लंग्स आपका फैल जाएगा. तो इतना इतना वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया यानी कि प्रेशर कम हो गया. ओके. और क्या होगा फिर, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, देखो दो चीज़ें काम करती है, डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, ये दो की वजह से ही अपना नॉर्मल ब्रीदिंग होता है. तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा. एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल क्या, देखो रिप्स को ही कॉस्टल्स भी बोलते हैं. तो इंटरकॉस्टल मतलब इनके बीच का मसल, इनके बीच का मसल जब एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो अपना रिपकेज थोड़ा ऊपर उठ जाएगा सामने, मतलब ऐसा बोलते हैं ना, छाती फूल जाएगी थोड़ी सी आगे. छाती फूलती, जब गर्व होता है तो हमें छाती फूलती है हमारी, तो थोड़ा आगे आ जाएगा चेस्ट. तो उस वजह से क्या होगा, देखो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीजेस वॉल्यूम इन एंटीरियर पोस्टीरियर एरिया साइड पे. मतलब अगर डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो वो आगे पीछे ऊपर नीचे बढ़ा देगा ना, इसको एंटीरियर बोल देंगे. एंटीरियर पोर्शन माउथ की तरफ, पोस्टीरियर नीचे पेट की तरफ. तो इसको हम लोग एंटीरियर पोस्टीरियर में वॉल्यूम बढ़ा दिया. फिर जब भी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, बाहर की तरफ आ जाएगा वो. तो हमारा डॉर्सल वेंट्रल की तरफ वॉल्यूम बढ़ जाएगा. ओके. तो इस तरीके से तो ओवरऑल हमारा वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, प्रेशर डिक्रीज होगा, तभी इंस्पिरेशन होगा. फॉर एक्सपिरेशन सब उल्टा हो जाएगा, ये रिलैक्स करेंगे, ये भी रिलैक्स करेगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, प्रेशर इंक्रीज हो गया, लंग्स का प्रेशर एयर के प्रेशर से ज़्यादा हो गया. तो अभी कंडीशन ये आ गई कि लंग्स में प्रेशर ज़्यादा है, एयर में प्रेशर कम है, तो लंग से एयर तक चला जाएगा हवा. दिस इज कॉल्ड एक्सपिरेशन. तो देखते अभी इसमें करेक्ट क्या दिया है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम करेक्ट है,
कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, ये भी करेक्ट है. प्रेशर, पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीजेस, सॉरी पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेस, वॉल्यूम डिक्रीज नहीं करना चाहिए, वॉल्यूम इंक्रीज करना चाहिए, प्रेशर डिक्रीज करना चाहिए, तो ये गलत हो गया थर्ड वाला, थर्ड ऑप्शन नहीं आना चाहिए. इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीजेस, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज कैसे होगा, पल्मोनरी प्रेशर तो डिक्रीज होना चाहिए, उल्टा दे दिया इन्होंने, तो 3 और 4 नहीं आना चाहिए. तो हमें करेक्ट पूछा है ना, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. एक्सपिरेशन इज इनिशिएटेड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम. कॉन्ट्रैक्शन कैसे, अभी तो हम लोग ने पढ़ा कि इंस्पिरेशन में कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक चीज याद रखो तो दूसरा उसका ऑपोजिट है. तो एक्सपिरेशन में, सॉरी इंस्पिरेशन में भी पढ़ा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, तो ये रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम होना चाहिए, तो फर्स्ट तो रॉन्ग हो गया. एक्सपिरेशन अकर्स ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, ठीक है, इसको बाजू में रखो, हो सकता है राइट. इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लोअर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन. इंट्रापल्मोनरी प्रेशर मतलब लंग्स के अंदर का प्रेशर इज लोअर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, अभी तो पढ़ गया, यही करेक्ट है. इंस्पिरेशन अकर्स व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस देन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर. इंस्पिरेशन अकर्स व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेस रहेगा देन इंट्रापल्मोनरी, तो एक्सपिरेशन नहीं हो जाएगा क्या, तो ये भी रॉन्ग है. और ये भी रॉन्ग है क्योंकि हमें करेक्ट आंसर मिल गया सी, थर्ड का सी ही है. ओके, अभी आ गया एक वाइटल कैपेसिटी के ऊपर. तो वाइटल कैपेसिटी का मैं बता देता हूँ आपको कि एक ट्रिक बताता हूँ वाइटल कैपेसिटी को याद रखने का. वाइटल कैपेसिटी नहीं मतलब लंग कैपेसिटीज, पल्मोनरी कैपेसिटीज कैसे याद रखते हैं, उसके लिए अच्छा सा एक ट्रिक है. हमारे पास 4-5 वॉल्यूम्स है. सबसे पहले तो टीवी मतलब टाइडल वॉल्यूम, एक है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फिर और एक होता है रेसिडुअल वॉल्यूम. ये 4 वॉल्यूम्स है. इनके डेफिनेशंस क्या क्या है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर you can inspire after normal expiration, maximum amount of the amount of air do you expire or inspire during normal breathing, मतलब कोई फोर्स नहीं लगा रहे हो, नॉर्मली ऐसा बातचीत करते करते सांस ले रहे हो तो टीवी आप कर रहे हो. ERV क्या है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर यू कैन एक्सपायर, फोर्सफुली एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल ब्रीदिंग. और RV क्या है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट इन द लंग्स आफ्टर मैक्सिमम एक्सपिरेशन. ओके, कुछ तो अमाउंट रहता ही है, नहीं तो लंग्स कोलैप्स हो जाएगा पूरा, थोड़ा तो रहना चाहिए अंदर. ये हो गया अपने वॉल्यूम्स. अभी इनसे रिलेटेड कैपेसिटीज कैसे निकालेंगे, क्योंकि कैपेसिटीज थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकते हैं. देखो, सबसे अच्छा ऐसे लिख दो, इसी ऑर्डर में लिखना, फिर इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, इन दोनों को ऐड करोगे आपको मिलेगा एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, इन दोनों को ऐड करोगे मिलेगा आपको फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम, इन तीनों को ऐड करोगे आपको मिलेगा वाइटल कैपेसिटी, इन चारों को ऐड करोगे आपको मिलेगा टोटल लंग कैपेसिटी. ठीक है, ये हो गया आपका ट्रिक. इससे आप कुछ भी आंसर निकाल सकते हो, कुछ भी. ओके, चलो अभी पढ़ते हैं. द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर इन अ पर्सन कैन ब्रीथ the maximum volume of air a person can breathe in after forced expiration. ध्यान से सुनना, फोर्स्ड एक्सपिरेशन कर दिया उसने, तो उसके पास क्या बचा अभी, सिर्फ फोर्स्ड एक्सपिरेशन के बाद वो कितना मैक्सिमम कर सकता है. फोर्स्ड एक्सपिरेशन मतलब क्या, उसने ERV भी छोड़ दिया, मतलब पूरा हवा निकाले, तो बचा क्या, खाली इतना. मैक्सिमम एक्सपिरेशन के बाद, फोर्स्ड एक्सपिरेशन के बाद खाली लंग्स में क्या बचेगा, रेसिडुअल वॉल्यूम, तो इतना है. मैक्सिमम कितना कर सकता है, ये पूरा ERV, TV, IRV. तो क्या कर सकता है वो, वाइटल कैपेसिटी, उसको बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी. ओके, नेक्स्ट टाइडल वॉल्यूम एंड द एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. देखो क्या दिया इसे, ये क्वेश्चन क्या है, TV इज 500 ml नॉर्मली हमें पता है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV इज 1000, और क्या दिया है, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी. व्हाट इज द एक्सपिरेटरी कैपेसिटी पूछा है, इफ द रेसिडुअल वॉल्यूम इज 1200. मेरे हिसाब से ये कंफ्यूज करने के लिए ये दिया गया है 1200, इसका कुछ काम नहीं है. अभी हमने ऊपर देखा एक्सपिरेटरी कैपेसिटी किसका किसका बना है, एक्सपिरेटरी TV और ERV, उसका कुछ काम ही नहीं है. तो इन दोनों को ऐड कर दो, डायरेक्टली 1500 आंसर आना चाहिए, विच इज 5th का ये पार्ट. ये कंफ्यूज करने के ये भी दिया है. तो बच्चे लोग क्या करते हैं, 2 टर्म दिया रहेगा तो हमेशा उसको 2 को ऐड कर देंगे, इसलिए हम लोग 2-3 टर्म दे देंगे. तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि क्या क्या वो फॉर्मूले में आता है. ओके, ये तो मैं आगे खाली ये ना देके ये 2 टर्म दे देता, आपको पता है. अगर फॉर्मूला भी नहीं पता है, तुक्का मार के आप तो लाइट ही ला सकते हो, क्योंकि कोई भी फॉर्मूला में सब्ट्रैक्शन तो है नहीं. ओके, ऐसा.
नेक्स्ट, मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 विद कॉलम 2, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस गिवन बिलो। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, 500 ml के आसपास होता है, तो ए का 3 आएगा। नेक्स्ट, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा रहता है, जो कि ये होगा 2500 से 3000, ये इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1100 से 1200 होता है, और रेसिडुअल वॉल्यूम ये होगा। तो देखो बी का 1 होना चाहिए, बी का 1, फिर सी का 4। अच्छा हाँ समझा, ये तो मैं थोड़ा कन्फ्यूजन तो होता ही है, क्योंकि ऑलमोस्ट 1100 से 1200 ये रेसिडुअल वॉल्यूम है, और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है सी। अगर आपको देख रहे हो तो मुझे 2 ऑप्शन से मिल ही गया था, थर्ड और फर्स्ट और सेकंड सॉल्व करके ही मेरे को पता चल गया था आंसर भी होने वाला है। फिर भी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज 1100 से 1000 से 1100 है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ओके, थोड़ा कम रहता है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, मतलब ये जिधर खत्म होगा उधर से ये चालू होगा, 1100 से 1200, 100 का ही डिफरेंस है दोनों में। रेसिडुअल वॉल्यूम थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। ओके, याद रखो। लंग्स आर मेड अप ऑफ एयर फिल्ड सैक्स, द एल्वियोलाई, पता है। दे डू नॉट कोलैप्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन बिकॉज, अभी मैंने बोला था कोलैप्स क्यों नहीं होता, क्योंकि उनके अंदर कुछ वॉल्यूम रह जाता है, तो रेसिडुअल वॉल्यूम रुकता है, क्योंकि ये सब तो निकाल दिया, टाइडल निकाल दिया, ये सब निकाल दिया, तो बचा क्या, रेसिडुअल वॉल्यूम। तो रेसिडुअल वॉल्यूम की वजह से ही कोलैप्स नहीं होता है। नेक्स्ट, lungs do not collapse between the breaths and some air always remains in the lung which can never be expelled because there is a positive intrapulmonary pressure. There is the pressure in the lungs is higher than the atmospheric pressure. There is a negative pressure in the lungs. There is a negative intrapulmonary pressure pulling the walls. Okay, ये होगा डी ऑप्शन इसका, क्योंकि there is a negative intrapulmonary pressure pulling towards the walls। क्योंकि देखो जो एल्वियोलाई रहता है अपना, ऐसा कुछ ग्रेप बंच जैसा दिखता है, ये एल्वियोलाई है। ओके, तो इधर नेगेटिव पल्मोनरी प्रेशर क्या कहता है, इसको धक्का देके डिस्टेंडेड रखता है। नेगेटिव पल्मोनरी प्रेशर मतलब उसको नीड है, नेगेटिव रहता है, क्योंकि देखो हम लोग नॉर्मल ब्रेथ साइकिल या नॉर्मल ब्रेथ और इसके बीच में क्या करते हैं, क्योंकि जब भी हवा छोड़ते हैं, हवा लेते हैं, तो आरवी रहता है, जो कि आरवी कम है सबसे। लंग कैपेसिटी कितना है अपना, टोटल लंग कैपेसिटी 5000 to 6000 लीटर्स के आसपास का है, उसमें से सबसे कम आरवी है 1100 से 1200। तो 1100 से 1200 है, मतलब उसका जितना रिक्वायर्ड होना चाहिए टोटल, उससे थोड़ा कम ही है, तो कम है तो नेगेटिव आएगा, मतलब जितना रहना चाहिए उससे कम ही है तो नेगेटिव प्रेशर आ जाएगा, नेगेटिव इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, तभी तो बाहर से कुछ अंदर आएगा। अगर पॉजिटिव पल्मोनरी प्रेशर रहा तो वो खुद ही बाहर छोड़ देगा हवा, मतलब उसको नीड है हवा की, उसकी वजह से, उस प्रेशर की वजह से ही वो लंग्स को डिस्टेंड करके रखता है, लंग्स वॉल को कोलैप्स हो रहा है नहीं देता है। ओके, ये याद रखो, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, द फिगर shows the diagrammatic view of human respiratory system ABCD. Find the correct, select the option which gives correct identification and the main function characteristics. अच्छा, ये मेरे को दिख रहा है ट्रेकिया, फिर बी चलो साफ नहीं दिख रहा है, तो ये तो एल्वियोलाई दिख रहा है, और ये डायफ्राम। देखो बी चलो प्लूरा मेम्ब्रेन दिया, तो देखते हैं। बी इज प्लूरा मेम्ब्रेन सराउंड्स रिब्स ऑन बोथ साइड्स टू प्रोवाइड कुशन अगेंस्ट रबिंग ऑन बोथ साइड, हो सकता है करेक्ट। एल्वियोलाई, सी इज एल्वियोलाई थिन वॉल्ड वैस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर फॉर एक्सचेंज पार्ट। हमें क्या पूछा है, करेक्ट वाला ना, इसमें तो सभी करेक्ट दिख रहे हैं। देखो लोअर एंड ऑफ लंग्स डायफ्राम पुल्ड इन ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, पुल्ड्स इन। फिर ट्रेकिया लॉन्ग ट्यूब सपोर्टेड बाय कंप्लीट कार्टिलेजिनस रिंग फॉर कंडक्टिंग इंस्पायर्ड एयर। देखो ट्रेकिया लॉन्ग ट्यूब है, कंडक्टिंग कार्टिलेजिनस रिंग भी है, कंप्लीट नहीं रहता है, डॉर्सली इनकम्प्लीट रहता है, सी शेप रहता है, डॉर्सली इनकम्प्लीट रहता है, सी शेप का, तो डी ऑप्शन तो गया। फिर लोअर एंड ऑफ लंग्स डायफ्राम पुल्स इन डाउन ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, डायफ्राम पुल्स इन डाउन ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। ओके, देखो और क्या दिख रहा है इसमें, प्लूरल मेम्ब्रेन सराउंडिंग रिब्स के कैसे सराउंड करेगा, वो रिब्स को सराउंड नहीं करता है, रॉन्ग है ये, रिब्स को सराउंड नहीं करता, वो लंग्स को सराउंड करता है ना, रिब्स को कैसे सराउंड करेगा वो, तो ए भी रॉन्ग हो गया।
alveoli, thin walled vascular hatchback and structures like for exchange of gases. यही करेक्ट है, यही करेक्ट है, और बाकी कुछ इतना करेक्ट लग नहीं रहा है मुझे. लोअर एंड ऑफ लंग, लोअर एंड ऑफ लंग है क्या? डायफ्राम लोअर लंग का पार्ट है क्या वो डायफ्राम? नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं, डायफ्राम अलग ही कुछ स्ट्रक्चर है. Which one of the following is a possibility for most of us in regard of breathing by making a conscious effort? Conscious effort से क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मेरे को. One can breathe out air totally without oxygen. One can breathe out air totally without. One can breathe out air through Eustachian tube by closing both the nose of the mouth. One can breathe out air through Eustachian tubes by closing both the nose and mouth. One can consciously breathe in and breathe out by moving the diaphragm alone without moving the ribs at all. अरे ये consciously आप कैसे कर सकते हो? Lungs can be made fully empty by forceful breathing. ये तो गलत हो गया. इसका सही ऑप्शन सेकंड है. ये थोड़ा सा आउट ऑफ है क्योंकि इन लोग ने एनसीईआरटी देखो नहीं दिया है, क्योंकि ये आउट ऑफ पॉइंट है. तो ये हमारे एनसीईआरटी में तो मतलब एनसीईआरटी में है ही नहीं, कौन से भी साल का एनसीईआरटी ले लो, इसलिए इन लोग ने एनसीईआरटी लोकेटर में एनसीईआरटी का कुछ पेज नंबर कुछ दिया ही नहीं. ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन है. वन कैन ब्रीथ आउट थ्रू ईस्टिकिन ट्यूब, ये हो सकता है, ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन नहीं था मेरे हिसाब से इस लेवल पे. Listed below are the 4 respiratory capacities, jumbled respiratory volumes of the adult. मैच करना है क्या? करेक्ट मैचिंग ऑफ 2 कैपेसिटीज. अच्छा तो देखो रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज और रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स. रेसिडुअल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हम लोग ने पढ़ा क्या? ये ठीक. फिर इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, देखो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होता है? इंस्पिरेटरी कैपेसिटीज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1200 कैसे आएगा यार? तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है टीवी प्लस आईआरवी प्लस टीवी. आईआरवी कितना होता है? 2500 से 3000 तक, और ये होता है 500, मतलब 3000 से 3500 तक कोई आंसर आना चाहिए. तो कोई भी दिख रहा है इसमें से 3500 दिख रहा है, तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इज दिस. तो फोर्थ का कुछ दिख रहा है क्या आपको? फोर्थ का 2500 नहीं हो सकता, फोर्थ का 3500 ये हो गया. अभी देखो फर्स्ट का इन लोग ने क्या बोला? रेसिडुअल वॉल्यूम. रेसिडुअल वॉल्यूम 1200 अभी हम लोग पढ़ के आए, और ये हो गया सी का ऑप्शन 1. तो इस तरीके से आप बाकी सारे चेक ना करते हुए 11th का सी ही आंसर करेक्ट है ऐसा लेके आ सकते हो. ठीक है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? ये भी देखो एनसीईआरटी का नहीं है, आएगा तो आया, नहीं तो नहीं, ऐसा समझ के चलो. The presence of a non-respiratory air sacs increase the efficiency of respiration in birds. Okay. In insects, circulatory body fluids serve to distribute oxygen to the tissue. Next, principle of countercurrent flows facilitates efficient respiration in gills and fishes. The residual area in lungs slightly decreases the efficiency of respiration in mammals. Incorrect पूछा है. Residual area in lungs slightly decreases the efficiency of mammals. मुझे लग रहा है इन सर्कुलेटिंग बॉडी सर्व्स एज डिफ्यूजिंग 12th का आना चाहिए दिस, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है हमें. बाकी सब करेक्ट कैसे हो सकते हैं? देखो नॉन रेस्पिरेटरी एयर सैक एफिशिएंसी ऑफ रेस्पिरेशन कैसे बढ़ाते हैं? इधर एफिशिएंसी ऑफ रेस्पिरेशन तो बढ़ा सकते हैं, बट ये देखो बर्ड्स में क्या होता है? नॉन रेस्पिरेटरी एयर सैक होने की वजह से उनका वेट थोड़ा कम लगता है, तो बॉयंट फोर्स बॉयंसी ज़्यादा हो जाएगा, तो उन लोग ज़्यादा अच्छे से उड़ पाएंगे. तो उस लॉजिक से ये थोड़ा करेक्ट है. फिर इंक्रीज सर्कुलेटरी बॉडी फ्लूइड सर्व एज इन इंसेक्ट सर्कुलेटिंग बॉडी फ्लूइड सर्व्स एज ऑक्सीजन टू द टिश्यू, ये भी ठीक है. ओके और ये भी ठीक है. इसमें रॉन्ग ये है 100%, क्योंकि मैमल्स में रेस्पिरेशन डिक्रीज होने का कारण क्या है? कंडक्टिंग पार्ट, द रेसिडुअल एरिया नहीं. द डेड वॉल्यूम जो रहता है ना, डेड वॉल्यूम 150 ml का, मतलब 350 ml के आसपास जो हम लोग 500 लेते हैं, 500 टीवी में, उसमें से 1500 तो ये हो जाता है कंडक्टिंग पार्ट में ही रुक जाता है, बाकी 350 एल्वियोलाइज तक जाता है, डिफ्यूज होता है. तो ये 150 ml इज डेड, एनाटॉमिकली डेड वॉल्यूम उसको बोलते हैं, और उसकी वजह से हमारा एफिशिएंसी होता है. रेसिडुअल एरिया की वजह से नहीं, द एफिशिएंसी इज रिड्यूस्ड ड्यू टू
द कंडक्टिंग पार्ट, तो उसमें रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी का कुछ रोल नहीं है रेसिडुअल एरिया से लेके। ओके, द क्वांटिटी ऑफ 1500 ml in the respiratory volume of a normal human adult refers to 1500 ml। ये क्या आता है 1500 ml? ऐसा तो एक सिंगल वॉल्यूम कोई नहीं, तो ये कैपेसिटी का कोई रहेगा। कैपेसिटी में भी कौन सा रह सकता है? ERV, क्योंकि IRV कैपेसिटी में, सॉरी कैपेसिटी में रह सकता है वो EC, क्योंकि IC अगर रहता तो बहुत ज़्यादा रहता था, क्योंकि 3000 से लेके IC का वैल्यू 3000 से लेके 3500 तक चल सकता है। इसमें मेरे को लग रहा है ये होना चाहिए एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, मैक्सिमम एयर दैट कैन बी ब्रेथ इन एंड आउट। रेसिडुअल वॉल्यूम का 1200 तक होता है ना हाईएस्ट। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज 1000 से 1100। टोटल लंग कैपेसिटी तो हो ही नहीं सकता। ओके, रेसिडुअल वॉल्यूम, द क्वांटिटी ऑफ 1500 ml इन अ respiratory volumes of adult human is refers to, तो इसका आंसर हो जाएगा वाइटल कैपेसिटी, क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीथ्ड इन एंड ब्रीथ्ड आउट, मतलब आपने मैक्सिमम एयर ले लिया, जैसे कि ये टीवी हो गया, आपने मैक्सिमम रेस्पिरेशन आपने इधर से चल गया, मैक्सिमम एयर ले लिया, फिर मैक्सिमम एयर छोड़ भी दिया, तो ये पूरा क्या हो गया? IRV टीवी प्लस ERV सबको मिला के क्या वाइटल कैपेसिटी, तो ये तो हो नहीं सकता। 1500 तो नहीं होगा वाइटल कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी भी नहीं होगा। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 से 1100 तक रहता है। मोस्ट प्रोबेबली ये आ सकता है रेसिडुअल वॉल्यूम आसपास 1500 के आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज द ट्रेकिया इन द एयर इज ब्रीथ्ड थ्रू, ओके, नॉस्ट्रिल, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई। थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट है, क्योंकि नोज, ट्रेकिया के बाद लंग्स, फिर लैरिंग्स, फेरिंग्स, ये तो गलत हो गया। फिर लैरिंग्स पहले नहीं आता, नोज, माउथ, लंग्स, माउथ कैसे आ गया? कार्बोनिक एनहाइड्रेज अकर्स इन RBC, क्योंकि वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज किसको कैटेलाइज करता है? फॉर्मेशन ऑफ डिसॉल्वेशन ऑफ H2O and CO2 टू फॉर्म H2CO3, फिर इससे बनता है H+ एंड बाइकार्बोनेट आयन HCO3-, जो कि हमारा एक बफर प्ले करता है फॉर कीपिंग द pH कांस्टेंट ऑल्सो। इसको pH कांस्टेंट के लिए बफर भी प्ले करता है, और ये CO2 ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज अकर्स इन RBC। अच्छा क्वेश्चन है। स्किन इज एन एसेसरी ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन इन, फ्रॉग। और कोई स्किन से कर सकते हैं? हम लोग स्किन से कर सकते हैं? नहीं, फ्रॉग है, क्योंकि स्किन, लंग्स और माउथ से भी कर सकते हैं, ऐसा है उसका 3-4। एल्वियोलर एपिथेलियम इन द लंग्स इज, एल्वियोलर का है, तो उसमें सीलेटेड नहीं आएगा, नॉन सीलेटेड नहीं आएगा, सीलेटेड स्क्वैमस, सीलेटेड, नॉन सीलेटेड आएगा होगा, सीलेटेड नहीं आएगा, क्योंकि सीलिया हमें चाहिए नहीं। एल्वियोलर एपिथेलियम जिसमें हमें कंडक्शन करना है, तो स्क्वैमस चाहिए, छोटा सा पतला सा लेयर, और नॉन सीलेटेड, तो 17th का आएगा बी। इंटरकॉस्टल मसल्स अकर इन, देखो अभी मना रिब्स को कॉस्टल भी बोलते हैं, तो रिब्स के बीच में आएगा ये। तो वाइटल कैपेसिटी ऑफ अ लंग, व्हाट इज द वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग? टोटल लंग कैपेसिटी माइनस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, नहीं, टोटल लंग कैपेसिटी मतलब माइनस रेसिडुअल वॉल्यूम रहता, तो याद आता वाइटल कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम, ये तो हो गया इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टीवी आएगा, तो ये हो जाएगा वाइटल कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रेसिडुअल, जो मैंने बोला था यही आ गया ऑप्शन 19th का हो जाएगा डी। अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, ये ट्रांसपोर्ट पे आ गया अभी। अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन इन ह्यूमन बींग्स, एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर -ml ऑफ O2, इट इज 5 ml ऑफ O2। और नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन ह्यूमन बीन आफ्टर एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना देता है CO2 टू द लंग्स? 4 ml। ये CO2 का कंसेंट्रेशन है, ये O2 का है 100 ml के लिए, ये याद रखो। 100 ml रहेगा तो ही, अगर उसने 200-300 ml कर दिया तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसको, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया 5 ml इसका।
Next, the partial pressure in mm of Hg of oxygen and carbon dioxide in at alveoli, the site of diffusion are. साइट ऑफ डिफ्यूजन के टाइम पे क्या क्या प्रेशर आता है? साइट ऑफ डिफ्यूजन मतलब एल्वियोलाई के अंदर. एल्वियोलाई के अंदर देखो, ये जो दिया है फर्स्ट ऑप्शन 159.3, ये एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन ऑफ दिस है. पार्शियल प्रेशर, कंसंट्रेशन नहीं, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस रिस्पेक्ट O2 और CO2 का ये एटमॉस्फेयर का है, तो ये ऑप्शन तो आएगा ही नहीं. सेकेंड 104-40, देखो सबसे इजी बात क्या है मालूम है? PCO2 का कंसंट्रेशन किधर भी जाओ सिर्फ 40 या तो 45 हो सकता है. PO2 का कंसंट्रेशन कैन वेरी ओवर अ रेंज, मतलब 95, 40, 45, 104, 159, बहुत सारे कुछ हो सकते हैं. बट हमें पता है कि PCO2 इज 40-45 हो ही सकता है वो. तो ये जो दिखाया है आपको ये डायग्राम, इसमें से हम लोग लेबल कर लेते हैं. इसमें क्या रहता है देखो, यहाँ पे लंग्स रहता है, यहाँ पे एक्सचेंज होता है. तो PCO2 का कंसंट्रेशन कैसे है? पहले इसमें 40 रहता है, लंग्स में 40 रहता है, इसमें 40 रहता है, फिर टिश्यू में जाने के बाद इधर 45 हो जाता है, इधर 45 हो जाता है. ठीक है, एल्वियोलाई में. फिर क्योंकि इधर अगर हाई रहेगा तभी तो ये बाहर हो जाएगा ना, और इधर 104 रहेगा लंग्स में, फिर 104 के बाद 95 आ जाता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. फिर इधर से टिश्यू में जाके 40 होता है, 40 होने के बाद फिर 40 होने के बाद क्या होता है? 104, 95, 40 पे चलता रहता है फिर शायद. ओके, देख लेना आप. बट मेरे हिसाब से आंसर तो 21 का बी आना चाहिए, क्योंकि वही मैच हो रहा है. 104 होता है इन एल्वियोलाई में पूछा है ना, एट द साइट ऑफ एक्सचेंज एल्वियोलाई. तो एल्वियोलाई में यही होता है. ओके, कोई भी एक याद रहेगा तो आप कर सकते हो. नेक्स्ट इज फेवरेबल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन एट द एल्वियोलाई. ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. लो PO2 रहेगा तो कैसे ऑक्सीहीमोग्लोबिन? क्योंकि हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का 25% भी एज अ पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन ट्रांसफर हो सकता है, जैसे कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन के ट्रांसफर हो सकता है. तो वो डिपेंड करता है कि कौन सा कंसंट्रेशन ज़्यादा है. तो अगर हमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाना है तो PO2 ज़्यादा रहना ही चाहिए, तो फर्स्ट ऑप्शन गया. नेक्स्ट हाई PO2 और ये लो PO2, तो थर्ड ऑप्शन भी गया. लो PCO2 हाई PCO2 कैसे? लो PCO2 लेस H+ लोअर टेम्परेचर, दिस इज द करेक्ट. देखो, अगर ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाना है तो उसमें दो कंडीशंस आप याद रखो कि PO2 ज़्यादा रहना चाहिए, CO2 कम रहना चाहिए. PCO2 और CO2 कम है तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल H+ कंसंट्रेशन, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल pH. आपको अगर पूछ ले pH भी कम होना चाहिए, H+ कम होना चाहिए, तो H+ कम होगा तो pH कम होगा, सॉरी pH ज़्यादा होगा. ओके, H+ कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CO2 और टेम्परेचर भी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अगर CO2 कम हुआ तो टेम्परेचर भी कम होगा, H+ भी कम होगा. अगर हमें कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाना है या तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन करना है तो ये सब उल्टा हो जाएगा. PCO2 कम हो जाएगा, PO2 कम हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा, H+ बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा. ठीक है, और H+ और pH का तो आपको रिलेशन पता है ना. अगर H+ ज़्यादा है तो pH कम हो जाएगा, तो H+ कम है तो pH ज़्यादा हो जाएगा थोड़ा. तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए लेस pH चाहिए हमें, तो ये भी याद रख लो कभी पूछ लिया जाए तो. आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन. ओके, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैन इंटरफेयर विद द बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन. हो सकता है. हायर H+ कंसंट्रेशन इन एल्वियोलाई, अभी हम लोग पढ़ गया है. हायर H+ कंसंट्रेशन मतलब हायर PCO2 कंसंट्रेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. H+ टेम्परेचर और CO2 आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब एक बढ़ा तो बाकी सब बढ़ेगा. तो H+ बढ़ गया मतलब PCO2 बढ़ गया, तो PCO2 एल्वियोलाई में बढ़ेगा, तो फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन को फेवर करेगा क्या? नहीं, ये रॉन्ग है. ओके, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट, तो मुझे यही लग रहा है. लोअर PCO2 इन एल्वियोलाई, लो PCO2 ऑब्वियसली forms favors oxyhemoglobin, ये करेक्ट है. बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज मेनली रिलेटेड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये भी करेक्ट है. तो 23 का बी ही ऑप्शन रॉन्ग है, क्योंकि अभी हम लोग ने पढ़ के आए. ठीक है, ये लोग अगर pH भी देते तो आपको करना आसान रहेगा कि अगर pH pH ज़्यादा रहता तो ये करना पड़ता है. एल्वियोलाई को ऑक्सीहीमोग्लोबिन फॉर्मेशन को वो फेवर करता है. द रिडक्शन ऑफ pH इन ब्लड विल, pH अगर डिक्रीज हो गया तो क्या होगा? रेड्यूस द रेट ऑफ हार्ट बीट, रेड्यूस द
ब्लड सप्लाई टू ब्रेन, डिक्रीज एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन, और रिलीज बाइकार्बोनेट आयन फ्रॉम लिवर्स। देखो इसमें लॉजिकल कुछ लग रहा है, लॉजिकल ये लग रहा है, कैसे आएगा अभी बताता हूँ मैं। देखो रिडक्शन ऑफ पीएच, पीएच क्या होता है, पीएच कम मतलब एसिडिक कंडीशन है, एसिडिक कंडीशन मतलब H प्लस ज़्यादा है, H प्लस ज़्यादा है तो CO2 ज़्यादा है, CO2 ज़्यादा है मतलब टेम्परेचर ज़्यादा है, तो CO2 ज़्यादा आ गया तो वो क्या फेवर करेगा, डिक्रीज ऑफ एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन, तभी तो जाके डिसोसिएट होगा। ये टिश्यू वाला कंडीशन दे दिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया, सही क्वेश्चन है ये। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वियोलाई ऑफ लंग इज, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वियोलाई ऑफ लंग, ओके, लेस देन इन द ब्लड। एल्वियोलाई में जो प्रेशर है वो लेस देन ब्लड है क्या, नहीं, उसमें तो सबसे ज्यादा प्रेशर है एल्वियोलाई में, तभी तो वो ब्लड के अंदर आएगा। लेस देन द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर, नहीं, इक्वल दैट ऑफ प्रेशर मोर देन इन ब्लड, मोर रहेगा तभी तो वो अंदर आएगा ना बाबा। हाई प्रेशर से लो प्रेशर फॉलो करेगा, क्योंकि देखो गैसेस का डिफ्यूजन इज टोटली बेस्ड ऑन द पार्शियल प्रेशर, इसीलिए उस तरीके से ग्रेडियंट बनाया हुआ है अपने सिस्टम में कि पार्शियल प्रेशर जैसे कि O2 टिश्यू तक जा सके और CO2 टिश्यू से एल्वियोलाई तक आ सके, तो मोर होना चाहिए, तभी पार्शियल प्रेशर अगर एल्वियोलाई में O2 का मोर है तभी तो ब्लड जैसे कैपिलरी जाएगा तो उसके अंदर डिफ्यूज होगा, अगर इक्वल रहेगा तो नो डिफ्यूजन, लेस रहेगा तो कैसे होगा। नेक्स्ट, व्हेन यू होल्ड योर ब्रेथ, which of the following gas changes in the blood will lead to urge of breathing, ब्लड में क्या ज्यादा हो जाएगा तो आपको अर्ज मिलेगा कि ब्रीथ करो फटाफट। फॉल इन CO2 कंसंट्रेशन, नहीं, राइजिंग CO2 कंसंट्रेशन, राइजिंग CO2 एंड फॉलिंग O2 कंसंट्रेशन, फॉलिंग O2 कंसंट्रेशन। इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, देखो फॉलिंग O2 कंसंट्रेशन नहीं, देखो जो भी अपना रेस्पिरेटरी रिदम, रेस्पिरेटरी कंट्रोल है, रेस्पिरेटरी कंट्रोल होता है वो बेस्ड ऑन H प्लस आयन, CO2 माइनस आयन, बस इन दोनों के बीच में ही होता है। तो ऑक्सीजन का तो नेग्लिजिबल रोल है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन का, मतलब अर्ज ऑफ ब्रीदिंग कब हमें ज्यादा करना है कब कम करना है, तो वो डिपेंड करता है PCO2 के कंसंट्रेशन पे। तो राइजिंग CO2 कंसंट्रेशन विल हेल्प यू, गिव यू अर्ज टू ब्रीथ, क्यों, क्योंकि देखो ऑक्सीजन अगर बॉडी में नहीं पहुंचा ठीक है, अच्छा चीज, मतलब ऑक्सीजन हेल्थ के लिए अच्छा है, जो आपको बॉडी तक नहीं पहुंचा चलो ठीक है थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा, बट अगर CO2 ज्यादा हो गया तो CO2 इज हार्मफुल, तो CO2 हार्मफुल है, तो इसीलिए जो हार्मफुल सब्सटेंस अगर थोड़ा भी बढ़ गया तो आपका बॉडी फटाक से उसको निकालना चाहेगा, इसीलिए द रेस्पिरेटरी कंट्रोल इज मेनली बेस्ड ऑन CO2 एंड H प्लस, अगर H प्लस बढ़ा मतलब CO2 भी बढ़ा, तो उस वजह से आपको अर्ज आएगा, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Approximately 27% of carbon dioxide absorbed by blood will be transported as, देखो 27 दिया है क्या इन लोग ने, 70%, गलत क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं। Approximately 70% एज अ बाइकार्बोनेट आयन जाएगा, ओके, इसमें तो कुछ सोचने वाली बात नहीं है। CO2 3 लेवल्स पे पार्टिसिपेट होता है, 70% एज बाइकार्बोनेट आयन, फिर नेक्स्ट 25%, नेक्स्ट 23% और ये 7%, ये 7% डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा और ये 23% विद RBC, मतलब RBC के अंदर एज द फॉर्म ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ओके, कार्बाइनो हीमोग्लोबिन RBC, बाइंडिंग RBC 7, सॉरी बाइंडिंग ऑफ RBC नहीं, एज अ हीमोग्लोबिन ये 23% होगा, डिसॉल्व्ड एज ग्लास मॉलिक्यूल्स इन प्लाज्मा इज 7%, ये 70% है, अच्छे से पढ़ा करो क्वेश्चन। फिगर शोज सिस्टमिक प्लान ऑफ सर्कुलेशन इन द बॉडी A to D, आइडेंटिफाई द लेवल्स एंड इट्स फंक्शन। A to D इसको साफ करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग इस पे पहले ही कुछ सॉल्व कर दिया है, ठीक है। A से D तक ना, इसका ऑप्शंस किधर है, ओके, तो इसको 2 मिनट रुको, अभी हमें दिख रहा है क्या क्या है। तो A B C and D, तो B का काम क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है B इज नॉट पल्मोनरी आर्टरी, इट इज सिस्टमिक एओर्टा, तो ये गलत हो गया। वीना कावा C हो सकता है, टेक्स ब्लड फ्रॉम
बॉडी पार्ट्स टू राइट एरियोकल PCO2 कंसंट्रेशन 45, ये हो सकता है। डी इज डर्सल एओर्टा, नहीं, ये गलत हो गया। दिस पल्मोनरी वेन्स टेक इम्प्योर ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू दिस, ये पल्मोनरी वेन है, ये पल्मोनरी वेन है बट टेक्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू हार्ट, और ये पल्मोनरी आर्टरी है विच टेक्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। ओके, और ये वीना कावा है, बट ये वीना कावा क्या कहता है, टेक्स ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू राइट ऑरिकल, जो कि हम लोग ने मार्क किया, तो 28 का आएगा बी। ओके, इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं। The figure given below shows a small part of human lungs where exchange of gases takes place. In which one of the following option A, B, C, D is correctly identified along with the function? Okay, ये A क्या है, alveolar cavity, उसमें क्या है, मेन साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, करेक्ट है। C क्या है, एट्रियल कैपिलरी, पास टिश्यू, पास ऑक्सीजन टू टिश्यू, नहीं, एट्रियल कैपिलरी कैसे, कैपिलरी वॉल, एक्सचेंज ऑफ O2 CO2 टेक्स फ्रीली हियर, कैपिलरी वॉल, फिर रेड ब्लड सेल, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 मेनली, ये नहीं, तो 29 का मुझे लग रहा है तो बी ही आएगा। अच्छा एक्सप्लेनेशन इसमें ही दिया है, बाकी सब थोड़े थोड़े एक्सेप्शंस के साथ है। A large portion of oxygen is left unused in human body even after uptake by its body tissue. This O2, a large portion of oxygen is left unused in the human blood even after the uptake of tissue. This is 211. Okay, it acts as reserve volume for muscular exercise. It raises PCO2 of blood to 75 mmHg. It is enough to keep the oxyhemoglobin saturation at 96%. Helps in releasing more O2 to the epithelial tissue. Okay, it acts as reserve during muscular exercise, यही थोड़ा करेक्ट है। 25% ऑक्सीजन रह जाता है, अबाउट 75% ऑक्सीजन इज नॉट यूटिलाइज्ड। 25 ऑक्सीजन रहता है, 25% इज अपटेक, 75 यूटिलाइज नहीं होता है। ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन है क्योंकि अब भी एनसीईआरटी में तो ये कंसेप्ट है ना। Bulk of carbon dioxide CO2 released from body tissue into blood is present as, bulk of carbon dioxide released from tissue in blood is present as, bulk मतलब majority, 70% क्या होता है, majority, 70% is bicarbonate in blood plasma and RBC, 70% carboxyhemoglobin नहीं, in free plasma भी नहीं, carboxyhemoglobin नहीं, तो 31 का फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। Okay. Which two of the following changes 1 to 4 usually tend to occur in plain dwellers when they go to high altitude? मतलब ये altitude sickness की बात कर रहा है। ओके, altitude sickness से क्या 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 होगा, increased in, जब भी हम लोग प्लेन में रहते हैं, फिर रोंगटंग पास करके एक दिया, रोंगटंग पास करके एक दिया है मनाली का कुछ, तो उसमें अगर जाएंगे तो उधर एल्टीट्यूड सिकनेस दिखने मिलेगा। उधर क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ, देखो प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही डिक्रीज हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होगा तो उसमें पार्शियल प्रेशर का ऑक्सीजन भी डिक्रीज हो जाता है। तो पार्शियल प्रेशर का ऑक्सीजन डिक्रीज होने के कारण क्या मिलता है, हमारे O2 में बाइंडिंग नहीं हो पाती बराबर, आरबीसी में O2 की बाइंडिंग बराबर नहीं हो पाती। तो क्या करता है हमारा ब्लड, क्योंकि थोड़ी थोड़ी बाइंडिंग होती है, क्योंकि पूरा डिप्लीट तो नहीं हुआ है ना ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर से थोड़ी थोड़ी बाइंडिंग होती है, तो उस चक्कर में क्या होता है, ज़्यादा आरबीसी प्रोड्यूस करता है हमारा, ज़्यादा आरबीसी प्रोड्यूस करता है, ज़्यादा थोड़ा थोड़ा बाइंडिंग होकर थोड़ा अच्छा लेवल का ऑक्सीजन मिल जाएगा, तो बॉडी के रेस्पिरेशन में काम आ सकता है। तो क्या होता है, इंक्रीज इन आरबीसी सेल साइज क्यों इंक्रीज होगा, आरबीसी सेल प्रोडक्शन हो जाएगा, इंक्रीज इन ब्रीदिंग रेट हो जाएगा, थ्रोम्बोसाइट काउंट नहीं बढ़ेगा। तो सेकंड और थर्ड आना चाहिए, ये दो हो जाएगा ऑल्टीट्यूड सिकनेस में। What is true about RBC in humans? That's a nice question. Carry about 25 to 20% of CO2, correct है। Transport 99.5% of oxygen, correct है। Transports about 80% of oxygen only and rest 20% is transport in dissolved plasma, 20% dissolved plasma नहीं होता। They do not carry O2 at all. They do not carry oxygen at all. तो they carry 20 to 25% of O2. ये रॉन्ग हो गया, ये भी ये रॉन्ग हो गया। ट्रांसपोर्ट ऑफ
99.5% ऑफ ऑक्सीजन, देखो ये तो करेक्ट है, ये 20 to 25%, 23% जो हम लोग ने पढ़ा एवरेज वो है ये, तो दे ट्रांसपोर्ट 99.5% ऑफ O2। ये क्यों रॉन्ग है? क्योंकि ऑक्सीजन जैसे CO2 का ट्रांसपोर्ट दो चीज़ों में होता है, तो ऑक्सीजन तीन चीज़ों में होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट दो में होता है, 97% और 3%। 97% इन RBC वाया ऑक्सी हीमोग्लोबिन, 3% इन प्लाज्मा। तो ये गलत हो गया कि 99.5% ऑफ O2 ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, नेक्स्ट इज majority of carbon dioxide produced by our body cells is transported to lungs by CO2 majority count as bicarbonates. When CO2 concentration in blood increases, breathing becomes, CO2 concentration बढ़ गया तो आप जल्दी से अपना CO2 घटाना चाहोगे क्योंकि CO2 is harmful, तो फास्ट ब्रीथ होगा, देयर इज नो इफेक्ट ऑन ब्रीथिंग। कैसे? शैलोवर एंड स्लो, स्लो एंड डीप, फास्ट एंड डीपर। ओके, फास्ट ब्रीदिंग होगा क्योंकि जल्दी से जल्दी आप जब CO2 कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो आप जल्दी से जल्दी उसको रिस्पायर करके फास्ट और डीपर करके निकाल दोगे उसको। द प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन फ्रॉम प्लाज्मा टू RBC एंड ऑफ कार्बोनेट आयन फ्रॉम RBC टू प्लाज्मा इज नोन एज क्लोराइड शिफ्ट। जिसको बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट, जिसको हैम्बर्ग्स इफेक्ट भी बोलते हैं। Which one of the following organ in the human body is most affected due to shortage of oxygen? Most affected due to shortage of oxygen कौन अफेक्ट होगा? ब्रेन होना चाहिए क्योंकि मेन है वो। ओके, क्योंकि ब्रेन ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करता है, कि ब्रेन ही तो मेन कंट्रोल है। तो द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द alveoli of lungs takes place by diffusion, passive transport, osmosis, active transport। सिंपल डिफ्यूजन से होता है हमारे में, पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से सिंपल डिफ्यूजन होगा, ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ता एनर्जी। इन alveoli द lungs of air at the site of gas exchange, the lung of in alveoli of lung, the air at the site of gas exchange is separated from the blood by alveolar epithelium, capillary endothelium and tunica adventitia। alveolar epithelium, capillary endothelium, thin layer of tunica media and tunica adventitia। capillary endothelium and ओनली ये नहीं है, सी और डी में से ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका एडवेंटिशिया। ट्यूनिका एडवेंटिशिया आएगा क्योंकि ट्यूनिका मीडिया, देखो एट्रीज के भी तीन पार्ट्स होते हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना, इंटरना, तीन पार्ट्स होते हैं ना। ये अगर आपने पढ़ा रहेगा कहीं पे कि एट्रीज का, हमारे पास है एट्रीज, तो ये हो जाएगा ट्यूनिका एक्सटर्ना, मीडिया, इंटरना, ये ल्यूमेन ऑफ आर्टरी। इतना मोटा मोटा पता है बट पतला होता है। तो जब भी हमें डिफ्यूज करना है हमें एयर को, तो क्या हो जाएगा? डिफ्यूज करना है तो जो कैपिलरी बनता है वो एकदम सिर्फ पतला लेयर का कैपिलरी बनता है जिसमें मीडिया नहीं होता है। ओके, सिर्फ एंडोथीलियम होता है। तो ट्यूनिका एडवेंटिशिया भी नहीं आएगा मेरे हिसाब से, शायद एडवेंटिशिया जो बाहर का लेयर है एडवेंटिशिया वो भी नहीं आएगा क्योंकि एल्वियोलर एपिथेलियम और कैपिलरी एंडोथेलियम से ही बन जाएगा। तो ऑप्शन 39 का सी है, ट्यूनिका एडवेंटिशिया भी नहीं आएगा। ओके, तो एल्वियोलर एपिथेलियम, कैपिलरी एपिथेलियम और उनके बीच का जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उनके थ्रू डिफ्यूजन होता है। नाउ व्हिच आर द फॉलोइंग statements about blood constituents and transport of respiratory gas is most accurate? RBC transports oxygen whereas WBC transports O2, कुछ भी। RBC transports oxygen whereas plasma transports CO2 हो सकता है। RBC as well as WBC नहीं, RBC as well as plasma transports both oxygen and CO2। ये तो most accurate है, 40 का D ही most accurate है। okay, although much CO2 is carried in blood, yet the blood does not become acidic because, acidic क्यों नहीं होता है? It is absorbed by leukocyte. Blood buffers plays an important role in CO2 concentration, CO2 transport. It combines with water to form HCO3 and neutralized by NaCO3, continuously diffused through tissue and not allowed to accumulate। इसका सबसे अच्छा आंसर है ये, ब्लड बफर। बफर किसके बीच में होता है? H2CO3 और HCO3 माइनस, इन दोनों के बीच में बफर बनता है। कैसे बनता है? देखो, ये Na या K+ के साथ हो सकता है, तो ये सॉल्ट हो गया, सॉल्ट और वीक एसिड, ये क्या बनाता है? एसिडिक बफर। ये तो केमिस्ट्री में आपने पढ़ा रहेगा इक्विलिब्रियम में,
ये एसिडिक बफर बनाता है। इसके कारण ही हमारा ब्लड का थोड़ा सा अल्कलाइन पीएच आता है, और वो ये बफर ही अपना एसिडिटी बेसिस मतलब अपना पीएच मेंटेन करता है ब्लड का। तो ओके, यही ऑप्शन करेक्ट है इसमें। द कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड वाया ब्लड टू लंग्स एज डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा, हो सकता है, इन फॉर्म ऑफ कार्बोनिक एसिड ओनली, ऑक्सीहीमोग्लोबिन, फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन ओनली, कार्बाइनोहीमोग्लोबिन एंड एज कार्बोनिक एसिड। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड वाया ब्लड टू लंग्स। तो डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा 7% हम लोग मेजोरिटी के हिसाब से आंसर देंगे, तो 42 का डी हो जाना चाहिए, कार्बाइनोहीमोग्लोबिन एंड एज कार्बोनिक एसिड, क्योंकि ये मेजर कंस्टिट्यूट कर लेता है, क्योंकि ये 23% है कार्बाइनोहीमोग्लोबिन और ये 70%, तो मेजोरिटी इसमें आ गया 93% आ गया, तो उसके हिसाब से दोगे। प्लाज्मा में भी होता है बट थोड़ा कम परसेंट है, तो मेजोरिटी के पास जाएंगे हम लोग। ऑक्सीडेशन डिसोसिएशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन इज सिग्मोइड इन नेचर। ओके, carbon dioxide is transported from tissue to respiratory surface only from tissue to respiratory surface by एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट नहीं आएगा, प्लाज्मा ओनली नहीं, एरिथ्रोसाइट्स और ल्यूकोसाइट दोनों आ जाएंगे, सॉरी ल्यूकोसाइट्स तो आएगा ही नहीं, एरिथ्रोसाइट्स और ये दोनों आएगी, ये दोनों से ही होता है और किसी होता नहीं है। डिसऑर्डर्स पे आ जाते हैं अभी। Due to increase in airborne allergens and pollutants, many people in urban areas are suffering from the disorder causing wheezing, is called allergy. Allergy से क्या होगा? Benign growth of mucous lining of nasal, नहीं, nasal inflammation of bronchi and bronchioles, proliferation of fibrous tissue and damage of alveolar walls, ये भी नहीं, reduction in secretion of surfactants of the pneumatocytes, ये भी नहीं। तो ये inflammation of bronchi and bronchioles 45th का B आएगा। Which of the following is an occupational respiratory disorder? ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर इज सिलिकोसिस, ये सब तो इजी ही है। ओके, डायरेक्टली फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आ गया। नेम द क्रॉनिक डिसऑर्डर्स कॉज्ड बाय मेनली सिगरेट स्मोकिंग। सिगरेट स्मोकिंग से हमारे लेवल पे अभी हमें एम्फाइसीमा ही है, तो एम्फाइसीमा आ जाएगा इसका आंसर। नेम द पल्मोनरी डिजीज इन विच एल्वियोलर सरफेस एरिया इन्वॉल्व्ड इन गैसेस एक्सचेंज इज ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड टू एंड ड्यू टू डैमेज ऑफ एल्वियोलर वॉल, ये भी एम्फाइसीमा ही है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एल्वियोलर का जो इतना बड़ा समझो ये कैविटी एल्वियोलर का, ये सब वॉल्स है, तो ड्यू टू स्मोकिंग ये सब डिग्रेड होना चालू होता है, तो उसके बाद क्या बचता है, सिर्फ इतना बचा, तो सरफेस एरिया ऑब्वियसली कम हो गया, वो एम्फाइसीमा का कैरेक्टरिस्टिक। फिर नेक्स्ट, which of the following are correct statement for respiration in human? Cigarette smoking may lead to inflammation of bronchi. फिर neural signal from pneumotaxic center in pons of brain center increases the rate of respiration, ये करेक्ट है, लग रहा है मेरे को ये करेक्ट है। और देखो आगे जाके, वर्कर्स इन ग्राइंडिंग स्टोन एंड ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज में सफर फ्रॉम लंग फाइब्रोसिस, ये करेक्ट है, 100% करेक्ट है। ओके, 90% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड बाय हीमोग्लोबिन एज नहीं, ये तो गलत हो गया, सिगरेट स्मोकिंग ये नहीं कर रहा। न्यूरल सिग्नल फ्रॉम न्यूमोटैक्सिक सेंटर इन पॉन्स रीजन ऑफ ब्रेन कैन इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ रेस्पिरेशन, नहीं, ड्यूरेशन ऑफ रेस्पिरेशन को डिक्रीज करता है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ाता है। देखो, ड्यूरेशन ऑफ रेस्पिरेशन और रेट ऑफ रेस्पिरेशन अलग अलग चीज है। ड्यूरेशन मतलब कितना टाइम लग रहा है आपको इंस्पायर करने में, कितना टाइम लग रहा है एक्सपायर करने में, ये एक रेस्पिरेशन का ड्यूरेशन हो गया। इंस्पिरेशन का ड्यूरेशन कितना हो गया, कितना टाइम लग रहा है, वो ड्यूरेशन को डिक्रीज करेगा, रेट बढ़ा देगा फटाफट, क्योंकि CO2 बढ़ जाता है, तो CO2 अगर बढ़ेगा तो समझो CO2 बढ़ा तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर एक्टिवेट हो जाता है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या बोलता है कि नहीं, हमारे अभी ब्लड में ऑक्सीजन CO2 ज्यादा हो गया, इसको एलिमिनेट करना है। कैसे एलिमिनेट करोगे आप, रेट ऑफ ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन डिक्रीज करो, इंस्पिरेशन का ये टाइम बढ़ा दो, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, टाइम कम करो, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो। टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, टाइम अगर कम हो गया, डिक्रीज द ड्यूरेशन, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा, तो फटाफट ब्रीदिंग होने लग जाएगा। ओके, तो इसका बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, पढ़ने का। ब्लड एनालिसिस ऑफ अ पेशेंट रिवील्स एन unusually high content of carboxyhemoglobin content. Which of the following conclusion is most likely to correct? The patient has been inhaling polluted air usually containing high content of कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन से, कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन है उसके पास ब्लड में, तो उसने क्या इनहेल किया रहेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो अगर CO2 और हीमोग्लोबिन आ गया तो कार्बाइनो हीमोग्लोबिन बनता है, और अगर CO प्लस Hb आ गया तो वो होता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। तो मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की वजह से, क्योंकि हाई कंसेंट, क्योंकि इसकी एफिनिटी 3 टाइम्स मोर है, 300 टाइम्स मोर है देन
जो O2 और हीमोग्लोबिन का ये है, तो इसकी एफिनिटी इतनी ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा सा भी अगर आपने ले लिया है कार्बन मोनोऑक्साइड तो आपको मतलब बहुत टाइम के लिए अगर इनहेल करें तो डायरेक्ट डेथ भी हो सकती है। तो ये हो गया हमारा रेस्पिरेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस।